हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी वायर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एनवायरनमेंट पेडागोजी का लेक्चर नंबर 5। 4 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, तो आप उन्हें भी देख लीजिए और सारे के सारे लेक्चर्स आप कंटिन्यू बनाए रखिए, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। पर्यावरण अध्ययन संबंधित है, ठीक है। पर्यावरण अध्ययन संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए स्थलमंडल से, ऑप्शन नंबर बी जलमंडल से, ऑप्शन नंबर सी वायुमंडल से, ऑप्शन नंबर डी यह सभी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पर स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल तीनों के तीनों किससे संबंधित है? पर्यावरण अध्ययन से संबंधित है। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। ओके, तो चलिए बात करते हैं अब अगले प्रश्न की। ये हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। प्रयोगशाला विधि में महत्व दिया जाता है, ठीक है। प्रयोगशाला विधि में महत्व दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए प्रयास एवं त्रुटि को, ऑप्शन नंबर बी करके सीखने के सिद्धांत को, ऑप्शन नंबर सी अनुभव को, ऑप्शन नंबर डी यह सभी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अगर हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो हम करके सीखने के सिद्धांत यानी कि जो इम्पोर्टेंस होता है उसका वो होता है करके सीखना। यानी कुछ भी हम कोई भी प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो हम करके सीखते हैं उसमें, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी। ओके, अब चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। ये हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। प्रयोगशाला विधि में ऑप्शन नंबर ए बालक में सहानुभूति व सहयोग की भावना विकसित नहीं होती, ऑप्शन नंबर बी छात्रा व्यवहारिक एवं जीवन उपयोगी ज्ञान प्राप्त नहीं करता, ऑप्शन नंबर सी बालक नियम तथ्यों व सिद्धांतों की स्वयं जांच करता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो नेगेटिव वाले जो आंसर है वो हमारे आंसर नहीं होंगे, मतलब जो ऑप्शंस है नेगेटिव वाले वो हमारे आंसर नहीं होंगे। हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बालक नियम तथ्यों एवं सिद्धांतों की जांच स्वयं करता है प्रयोगशाला मेथड में। तो अब चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। ये हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। बागवानी बच्चों को किस प्रकार का ज्ञान उपलब्ध कराती है, ठीक है। जो बागवानी बच्चे से हम मतलब बच्चे जो बागवानी करते हैं या हम उन्हें गाइड करके ये कहते हैं कि बेटा इस तरीके से बागवानी करना है, तो बागवानी बच्चों को किस प्रकार का ज्ञान उपलब्ध कराती है? ऑप्शन नंबर ए मिट्टी के प्रकारों का ज्ञान, ऑप्शन नंबर बी भूमि के कटाव रोकने की विधि, ऑप्शन नंबर सी पौधों की शारीरिक संरचना, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि अगर हम बच्चों से बागवानी कराएंगे तो उसे मिट्टी के प्रकारों का ज्ञान भी होगा, भूमि के कटाव को रोकने की विधि का भी ज्ञान होगा और पौधों की शारीरिक संरचना का भी ज्ञान होगा। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। ये हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। सतत मूल्यांकन में छात्रों के किस विकास को शामिल किया जाता है? सतत मूल्यांकन यानी कि जो सतत व्यापक मूल्यांकन है उसमें छात्रों के किस विकास को शामिल किया जाता है वो हमको बताना है। ऑप्शन नंबर ए ज्ञान को बढ़ाना, ऑप्शन नंबर बी विश्लेषणात्मक समझ बढ़ाना, ऑप्शन नंबर सी अनुप्रयोगात्मक ज्ञान को बढ़ाना और ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आंसर जो होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा हमारा सही आंसर उपरोक्त सभी, क्योंकि अगर सतत व्यापक मूल्यांकन हो रहा है तो ज्ञान भी बढ़ता है, विश्लेषणात्मक समझ भी होती है, अनुप्रयोगात्मक ज्ञान भी बढ़ता है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर उपरोक्त सभी। ये हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, ठीक है। अभिव्यक्ति के लिए प्रमुख अनिवार्य तत्व है, ठीक है। अभिव्यक्ति यानी कि हमारे विचार को अभिव्यक्त करना, ठीक है। तो उसके लिए प्रमुख अनिवार्य तत्व क्या होगा फ्रेंड्स, उसकी बात हम यहाँ पर ऑप्शंस के थ्रू करते हैं। शिक्षण के बीच प्रश्न पूछना, मतलब शिक्षक जो है वो पढ़ा रहा है और उसके बीच में कोई प्रश्न पूछ रहा है बच्चा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी मुखर एवं लिखित अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान करना, ठीक है। शिक्षण के बीच प्रश्न पूछना यानी कि शिक्षक बच्चों से प्रश्न पूछता है, तो ये अभिव्यक्ति के लिए प्रमुख अनिवार्य तत्व है या नहीं है, ये हमको बताना है। मुखर एवं लिखित अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान करना, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बात करते हैं हम उपरोक्त जो आंसर आएगा वो हो जाएगा हमारा ए और बी दोनों, ठीक है। ए और बी दोनों क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। मतलब शिक्षण के बीच अगर हम प्रश्न पूछ रहे हैं किसी बच्चे से तो भी वो अभिव्यक्ति का एक अनिवार्य तत्व होगा, और अगर हम किसी से मौखिक और लिखित रूप से अभिव्यक्ति के अवसर दे रहे हैं तो वो भी क्या होगा, अभिव्यक्ति का एक अनिवार्य तत्व होगा। तो चलिए बात करते हैं अब अगले प्रश्न की। ये हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7।
बच्चों में प्रयोग के प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए पर्यावरण प्रतियोगिताएं किन रूपों में आयोजित की जा सकती है। ठीक है, बच्चों में हम पर्यावरण के प्रति रुचि उत्पन्न कर रहे हैं और पर्यावरण प्रतियोगिताएं किन किन रूपों में हम आयोजित कर रहे हैं वो हमको बताना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए चित्रकला, ऑप्शन नंबर बी निबंध, ऑप्शन नंबर सी वाद विवाद, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अगर पर्यावरण के प्रति कोई भी मतलब कहना चाहिए कुछ जागरूकता अभियान चल रहा है या कोई भी प्रोग्राम हो रहा है तो हम चित्रकला का भी मतलब बहुत सारी चीज़ें हम करवाते हैं, चित्रकला करवाते हैं, निबंध करवाते हैं, वाद विवाद करवाते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। निम्न में से क्या पर्यावरणीय प्रतियोगिताओं का महत्व नहीं है। ठीक है, निम्न में से क्या पर्यावरणीय प्रतियोगिताओं का महत्व नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए पर्यावरण में रुचि उत्पन्न करना, ऑप्शन नंबर बी बुद्धि को तीव्र बनाती है, ऑप्शन नंबर सी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को हतोत्साहित करती है और ऑप्शन नंबर डी कक्षा में स्वस्थ परिवर्तन लाती है। तो देखिए यहाँ पर हम अगर हम सारे आंसर सभी ऑप्शन को एकदम फ्लो में पढ़ेंगे, समझ के नहीं पढ़ेंगे तो हम गलत ऑप्शन पर जाएंगे। ठीक है, लेकिन हमको क्या करना है, समझना है। महत्व नहीं देती है ये बोला है, कौन सी प्रतियोगिता जो है वो पर्यावरण को महत्व नहीं दे रही है। ठीक है, तो पर्यावरण में रुचि उत्पन्न करती है और बुद्धि को तीव्र बनाती है और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को हतोत्साहित करती है। यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो होगा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को हतोत्साहित करती है। निम्न में से क्या पर्यावरण प्रतियोगिता का महत्व नहीं है। तो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को हतोत्साहित करना पर्यावरण प्रतियोगिता का महत्व नहीं है। ठीक है, तो हतोत्साहित नहीं, वो तो बढ़ाती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। ये है प्रश्न नंबर 9। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 की अगर बात करें तो पर्यावरण सेमिनार के मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, पर्यावरण सेमिनार के मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए ज्ञानात्मक उद्देश्य, ऑप्शन नंबर बी भावनात्मक उद्देश्य, ऑप्शन नंबर सी और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो अगर पर्यावरण सेमिनार हो रहा है तो उसका क्या क्या उद्देश्य रहेगा वो हमको बताना है। ठीक है, तो ज्ञानात्मक और भावात्मक दोनों ही, भावनात्मक दोनों ही क्या होते हैं, पर्यावरण सेमिनार के उद्देश्य होते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 10। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 की अगर बात करते तो ये हमारा प्रश्न नंबर 10। ठीक है, पर्यावरण सेमिनार के ज्ञानात्मक उद्देश्य किन उद्देश्यों का विकास करते हैं। ठीक है, पर्यावरण सेमिनार के ज्ञानात्मक उद्देश्य किन उद्देश्यों का विकास करते हैं। ऑप्शन नंबर ए विश्लेषणात्मक योग्यता, ऑप्शन नंबर बी संश्लेषणात्मक योग्यता, ऑप्शन नंबर सी मूल्यांकन योग्यता, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। ठीक है, तो पर्यावरण सेमिनार अगर हो रहा है तो ज्ञानात्मक उद्देश्य किन उद्देश्यों का विकास करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमको बताना है सही आंसर। ठीक है, उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, पर्यावरण सेमिनार का जो ज्ञानात्मक उद्देश्य होता है वो किन उद्देश्यों का विकास करता है। तो विश्लेषणात्मक योग्यता का भी विकास होगा क्योंकि ज्ञानात्मक उद्देश्य से संबंधित है, संश्लेषणात्मक और मूल्यांकन योग्यता। ठीक है, तो हमारे प्रश्न नंबर 10 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी, मतलब विश्लेषणात्मक योग्यता, संश्लेषणात्मक योग्यता और मूल्यांकन योग्यता, तीनों की तीनों जो योग्यता है वो ज्ञानात्मक उद्देश्य से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब अगला जो प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 11वां। ठीक है, प्रश्न नंबर 11वें की अगर बात करें, सेमिनार से बच्चों में कौन सी अधिगम आदतों का विकास होता है। ठीक है, सेमिनार से बच्चों में कौन सी अधिगम आदतों का विकास होता है। तो ऑप्शन नंबर ए स्वाध्ययन का, ऑप्शन नंबर बी आलोचनात्मक दृष्टिकोण का, ऑप्शन नंबर सी सक्रिय साझेदारी का और ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी का। तो जैसे कि बहुत सारे सेमिनार होते हैं अलग अलग विषयों पर, अलग अलग टॉपिक पर, तो बच्चों का कौन सी अधिगम आदत का विकास होगा सेमिनार के अंतर्गत। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो बच्चों में स्वाध्ययन का विकास भी होगा, आलोचनात्मक दृष्टिकोण भी आएगी और सक्रिय साझेदारी का गुण भी आएगा। यानी कि क्या हो जाएगा हमारा आंसर, उपरोक्त सभी। ठीक है, उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की, तो ये हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12वां। ठीक है, सर्वेक्षण के द्वारा विद्यार्थी कौन सी जानकारियाँ प्राप्त करता है। सर्वेक्षण यानी कि जो होता है हमारा सर्वे।
ठीक है, सर्वे के बारे में बोला गया है। ठीक है, सर्वेक्षण के द्वारा विद्यार्थी कौन सी जानकारी प्राप्त करता है? ऑप्शन नंबर ए रीति रिवाजों की, ऑप्शन नंबर बी सांस्कृतिक परंपराओं की, ऑप्शन नंबर सी लोक कथाओं की और ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम सर्वेक्षण करते हैं यानी सर्वे करते हैं तो उसे रीति रिवाज की जानकारी भी मिलेगी, सांस्कृतिक परंपरा की भी मिलेगी और लोक कथाओं की भी मिलेगी। कुल मिला के जो आएगा हमारा आंसर उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो ये है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13। चर्चा करना निम्नलिखित में किन सिद्धांतों पर आधारित होता है? ठीक है, चर्चा करना निम्नलिखित में किन सिद्धांतों पर आधारित होता है? ऑप्शन नंबर ए पूंजीवादी सिद्धांतों पर, ऑप्शन नंबर बी लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर, ऑप्शन नंबर सी साम्यवादी सिद्धांतों पर, ऑप्शन नंबर डी मार्क्सवादी सिद्धांतों पर। तो फ्रेंड्स हमारा जो आंसर होगा वो होगा लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर। ठीक है, चर्चा अगर हम कर रहे हैं तो बहुत सारे लोगों से मिलते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, बहुत सारे लोग आपस में आके जुड़ते हैं, तो ये एक प्रकार की क्या होती है? चर्चा होती है ना। तो ये हो जाएगा लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित होता है चर्चा करना। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 14 की अगर बात करते तो ये दिया हुआ है यहाँ पर, चर्चा के संचालन के अंतर्गत शिक्षक को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? ठीक है, चर्चा अगर हो रही है तो शिक्षक को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए छात्रों को बोलने के लिए प्रेरित करना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी व्याख्यात्मक तत्वों को समझना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी विचार विमर्श के सारांश पर महत्व देना चाहिए और ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो जैसे कि अगर चर्चा का संचालन हो रहा है तो शिक्षक को छात्रों को बोलने के लिए प्रेरित भी करना चाहिए, व्याख्यात्मक तत्वों को समझाना भी चाहिए और विचार विमर्श के सारांश पर महत्व भी देना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा जो आंसर आएगा उपरोक्त सभी। क्या आ जाएगा? उपरोक्त सभी। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 15। ठीक है, प्रश्न नंबर 15 में दिया हुआ है, निम्न में क्या चर्चा पद्धति का महत्व नहीं है? ठीक है, चर्चा पद्धति का महत्व नहीं है वाला पूछा गया हमसे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए छात्रों की सक्रियता बढ़ती है, ऑप्शन नंबर बी छात्र तर्क शक्ति पर कम बल देते हैं, ऑप्शन नंबर सी चर्चा सिद्धांत पर आधारित होती है और ऑप्शन नंबर डी चर्चा विद्यार्थियों में योग्यता का विकास करती है। तो अगर हम बात करेंगे चर्चा से संबंधित का महत्व नहीं है बोला गया है। ठीक है, तो मतलब सक्रियता बढ़ाती है ये तो महत्व है, और चर्चा सिद्धांत पर आधारित होती है ये भी, और चर्चा विद्यार्थियों में योग्यता का विकास करती है, परंतु चर्चा तर्क शक्ति पर कम बल देती है, ये इसका महत्व नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब बात करेंगे हम अगले प्रश्न की, ये हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16। चर्चा पद्धति के महत्व के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? चर्चा पद्धति के महत्व के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है वाला बोला गया हमको। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस पद्धति में छात्र कक्षा के सक्रिय सदस्य रहते हैं, तो ये तो सत्य है। ऑप्शन नंबर बी चर्चा पद्धति स्वतंत्र अध्ययन पर बल देती है, तो ये भी सत्य है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों। ठीक है, ऑप्शन ए और बी दोनों के दोनों क्या है? सत्य है। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 17। ठीक है, परिचर्चा में शिक्षक किस प्रकार का कार्य करता है? ठीक है, चर्चा परिचर्चा अगर होती है तो शिक्षक जो है वो किस प्रकार का कार्य करेगा? ठीक है, निरीक्षक का या निर्देशक का, और ये और भी दोनों का या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप लोगों को पता है कि अगर परिचर्चा हो रही है, चर्चा हो रही है, तो शिक्षक निरीक्षक का भी काम करेगा और निर्देशक का भी काम करेगा, वो खुद व्यवस्था देखेगा भी और निर्देश भी देगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए और बी दोनों के दोनों। ठीक है, बात करेंगे अगले प्रश्न की, यह है प्रश्न नंबर 18। परिचर्चा के सिद्धांत किस पर आधारित है? ठीक है, परिचर्चा के सिद्धांत किस पर आधारित है? ऑप्शन नंबर ए सक्रियता पर, ऑप्शन नंबर बी मौलिकता पर, उत्तर देने के समान अधिकार पर और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं हम तो परिचर्चा के जो सिद्धांत है वो किस पर आधारित है फ्रेंड्स? परिचर्चा के जो सिद्धांत है उपरोक्त सभी। ठीक है, उपरोक्त सभी पर आधारित है परिचर्चा के सिद्धांत। ठीक है, सक्रियता पर भी, मौलिकता पर भी और उत्तर देने के समानाधिकार पर भी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। ओके, अब ये है प्रश्न नंबर 19। ठीक है, प्रश्न नंबर 19 सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, समूह शिक्षण व्यवस्था में सीखने की क्या विशेषता है? ठीक है, समूह शिक्षण व्यवस्था में सीखने की क्या विशेषता है? ऑप्शन नंबर ए विषय को सीखने का श्रेष्ठ तरीका, ऑप्शन नंबर बी
बच्चों में विषय के अनुसार गंभीरता, ऑप्शन नंबर सी कार्य प्रबंधन में एक दूसरे की सहायता और ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा, समूह में अगर बच्चा सीख रहा है तो विषय को सीखने का श्रेष्ठ तरीका भी है, बच्चों के विषय के अनुसार गंभीरता भी बनी रहेगी और कार्य प्रबंधन में एक दूसरे की सहायता करना भी बच्चा सीखेगा। यानी कि हमारा जो आंसर आएगा फ्रेंड्स, उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, मतलब इस सेशन के लास्ट प्रश्न की। तो ये है हमारा लास्ट प्रश्न। ठीक है, ओके। तो प्रश्न नंबर 20 की अगर बात करें हम, तो समूह वाद विवाद की प्रमुख विशेषताएं निम्न में से कौन सी है? ठीक है, समूह वाद विवाद की प्रमुख विशेषताएं निम्न में से कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए, इसमें आलोचना के लिए अधिक अवसर होता है। ऑप्शन नंबर बी, समस्या समाधान के लिए व्यापक आयामों के प्रयोग का अवसर दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, यह छात्रों की अभिवृत्तियों के विकास के लिए अधिक उपयोगी होता है। और ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर होगा हमारा वो होगा उपरोक्त सभी। ठीक है, वाद विवाद जो होता है उसकी प्रमुख विशेषता यानी कि इसमें आलोचना के लिए अधिक अवसर भी होते ही होते हैं। ठीक है, समस्या समाधान के लिए व्यापक आयामों पर बातचीत होती है, बहुत सारे अवसर दिए जाते हैं एक ही टॉपिक पर, मतलब वाद विवाद हो रहा है तो उसके पॉजिटिव भी और नेगेटिव पॉइंट भी। और यह छात्रों की अभिवृत्तियों के विकास के लिए अधिक उपयोगी होता है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही आंसर। ठीक है, तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा लेक्चर। ठीक है, और बहुत ही उपयोगी सारे के सारे प्रश्न हैं आप लोगों के लिए, सारे लेक्चर्स देखिए। और चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और थैंक यू सो मच।